नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एमपी की करीब 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो योजनाओं का शिलान्यास करते ही रहते हैं, ये सही है, लेकिन आज के कार्यक्रम में जो नया है वो है लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले लक्ष्य समूह को एड्रेस करना। मोदी जी ने आदिवासियों, किसानों, महिलाओं, पहली बार के वोटर्स और आध्यात्म में रुचि रखने वाले प्रदेश के लोगों के सामने तथ्यों के साथ ये बात रखी कि उनकी पार्टी की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार ने लोगों के लिए क्या क्या किया है और क्या करेंगे। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक समृद्धि का भी जिक्र किया, युवाओं के संकल्प का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार यानी गति भी और प्रगति भी, बीजेपी सरकार यानी विरासत भी और विकास भी। तो आज बात इसी की करेंगे कि जिन लक्ष्य समूहों को इंगित करके प्रधानमंत्री ने यह संवाद किया, उसका वोट लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी के लिए तय माना जाए? राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी इन्हीं वर्गों के साथ अलग अलग इलाकों में संवाद नियत किया गया है। क्या राहुल मोदी के तथ्यों का काउंटर इस सीमा तक कर पाएंगे कि वोटर्स उनकी तरफ आकर्षित हो सके? बात वैदिक घड़ी की भी करेंगे, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से भी ज्यादा प्रामाणिक बता रहे हैं। बहुत रहे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से जब प्रदेश सरकार की 17,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए जुड़े तो उन्होंने विकास और रफ्तार को एक साथ अपने भाषण में जोड़ा। हर वो मसला जो चुनाव में उठाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है उसका तथ्यों के साथ जवाब दिया। उन्होंने सबसे पहले बात शुरू की डिंडोरी में आज हुए हादसे की, मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार घायलों के हर संभव इलाज के लिए तेजी से जुटी है। अपने भाषण में मोदी ने किसान, युवा, आदिवासी और महिलाओं सभी का जिक्र किया और केवल जिक्र ही नहीं किया बल्कि ये स्थापित किया कि इस वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें यानी बीजेपी की भाषा में डबल इंजन सरकार ने अब तक क्या क्या किया है और आगे क्या करने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार यानी गति भी और प्रगति भी। मोदी बोले, हमारा लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाने का नहीं होता बल्कि सरकार बनाना हमारे लिए देश बनाने का माध्यम है। साथियों, हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष्य है ऐसा नहीं है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है। आज के कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ भी हुआ और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो उज्जैन में स्थापित हो रही है उसका भी शुभारंभ किया गया। उज्जैन में शुरू होने वाले विक्रम महोत्सव के बारे में उन्होंने कहा कि विरासत और विकास का अनूठा उदाहरण है बीजेपी की सरकारें। वैदिक घड़ी के बारे में बोले कि काल गणना के महत्व को भुला दिया गया था। पहली बार जो वोटर्स वोट डालने वाले हैं उनके लिए मोदी ने कहा कि आपके सपने ही मोदी के संकल्प बनेंगे। गांव में रहने वाले लक्ष्य समूह के लिए उन्होंने कहा कि गरीब को हर मुसीबत से बचाने का नाम ही है मोदी की गारंटी। महिलाओं का बीजेपी को समर्थन बीते कई चुनावों में लगातार मिलता आ रहा है, भला मोदी इस वर्ग को कैसे भूल सकते थे। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में बहनों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा। आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाहते हैं। भारत आएंगे तो एमपी आना तो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एमपी तो अजब है, एमपी तो गजब है। मोदी की गारंटी थी कि माताओं बहनों के जीवन से हर असुविधा, हर कष्ट को दूर करने का ईमानदार प्रयास करूंगा। ये गारंटी मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है। आने वाले 5 वर्षों में बहनों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा।
जाहिर है कि आज के कार्यक्रम के जरिए लोकसभा चुनाव के सभी वर्ग के वोटर्स की नब्ज पर प्रधानमंत्री ने हाथ रखा। गौरतलब यह है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में जब एमपी आएंगे तो उन्हीं वर्ग से संवाद का कार्यक्रम रखा गया है जिनको आज मोदी ने एड्रेस किया। राहुल भी किसान घाट पंचायत करेंगे, आदिवासी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, उज्जैन में युवाओं और महिलाओं से संवाद करेंगे। अब ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस या बीजेपी किसके साथ ये लक्ष्य समूह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों को पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं पवन पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश महामंत्री और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। पवन जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान शिवम शुक्ला, ये बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है शिवम जी का। और तीसरे मेहमान सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुरेश जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं पवन जी से। पवन जी, आपने जाहिर बात है कि भाई सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष सुनता बड़ा कान लगा के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज के भाषण में कुछ उल्लेखनीय चीज लगी आपको? हमारे देश के डायनेमिक प्रधानमंत्री हैं, उनका हर भाषण विशेष होता है, हर भाषण को आदमी सुनता है और हर भाषण में जो उन्होंने शुरू में वादे किए थे फिर से नए वादे कर रहे हैं। 17,000 करोड़, 20,000 करोड़, 100,000 करोड़, 200,000 करोड़ की सौगातें देना तो लाजमी है। मोदी जी तो घोषणा में करने में कोई कमी नहीं आ रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, दिक्कत होती है। बाकी तो हमें वो भी याद है मोदी जी की गारंटी, जब बोला था कि 100 दिन में काला धन आएगा, मोदी जी ने गारंटी दी थी, आज तक नहीं आया। बेरोजगारों की बात की थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज भी नहीं आया। अभी मोदी जी बोल रहे हैं एमपी अजब है, एमपी गजब है। सचमुच एमपी अजब है, गजब है कि वहां व्यापम जैसे घोटाले हो जाते हैं, पटवारी घोटाला हो जाता है, फिर हम व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रख देते हैं। तो एमपी तो भारतीय जनता पार्टी में अजब और गजब बना ही दिया है। बड़ी बातें करते हैं, आस्था का केंद्र है, महाकाल में भ्रष्टाचार करते हैं। तो मोदी जी घोषणा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन करके। पेपरों में जब विज्ञापन देखता तो आदमी अपना दुख भूल जाता, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि वाह सब हरा हरा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं उतर पाता। मैं कहता हूं जब से मोदी जी आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी है, शुरू से जो उन्होंने 10 सबसे ज्यादा जिन बातों को प्रचारित किया, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, वो बातें पूरी क्यों नहीं हुई। 100 दिन में काला धन आने वाला था, 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, किसानों की दुगनी करने वाले थे, और आज किसान हमारा अन्नदाता, उसके साथ आतंकवादी जैसे बर्ताव हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर। तो ये भी तो मोदी जी की राजनीति हो रहा है। अभी तो बहुत वक्त है, पहले सवाल में पूरी मोटी मोटी आपकी बात ले ली। शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी जो है कमिटमेंट या गारंटी वो पूरी हुई नहीं, पब्लिक आपके मोदी जी से इंप्रेस नहीं हो पाएगी, ये कांग्रेस का तर्क है। देखिए, कांग्रेस तो कुतर्क रखती है, तर्क अगर रख रही होती तो आज देश की जनता का उन पर विश्वास होता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, फिर शंकर परसाई जी ने लिखा था कि निंदा का जो उद्गम है वही हीनता से होता है। और जब आप अपने अंदर कोई शक्ति नहीं है, अपने अंदर कोई इस प्रकार का आत्मविश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जो भी ऐसे सकारात्मक कदम उठा रहे हैं तो उसके ऊपर आलोचना करने का यह लोग काम करते हैं। रोजगार की इन्होंने बात की, अकेले अगर सरकारी सेक्टर की रोजगार की बात करें, 10 सालों के कार्यकाल में यूपीए में सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में 12 लाख से ज्यादा नौकरियां 9 साल के भीतर, जो पिछले वर्ष आंकड़ा आया था उसके मुताबिक दी जा चुकी थी। और इसके साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें अकेले 2 करोड़ रोजगार विगत 9 वर्षों में कहीं ना कहीं हमारी सरकार के कार्यकाल में दिए गए हैं। और उसके अतिरिक्त जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर तो रोजगार की अपार संभावनाएं थी। काले धन के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हम देख रहे हैं कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनके नेताओं के यहां भी रेड डलती है तो यह लोग इस प्रकार से विधवा विलाप सड़कों पर आकर के करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज हमें समझने की है, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के मन में है और मध्य प्रदेश उनके मन में है। और स्वाभाविक तौर पर जब भी मध्य प्रदेश में कोई इस प्रकार से विकास की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी स्वयं आगे आकर के उसका नेतृत्व प्रदान करते हैं, उसको दिशा देने का काम करते हैं। हम देख रहे हैं कि 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया। इस प्रकार से साइबर तहसील का पूरे मध्य प्रदेश में शुभारंभ किया, जो अपने आप में अभूतपूर्व है, नागरिकों के हित में है। और स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक सामाजिक वर्ग हो, क्षेत्रीय अस्मिता हो, तमाम चीजों को एकोमोडेट किया गया। इसके साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी का विजन है विकास और विरासत को साथ में लेकर के चलने का, तो वैदिक घड़ी जो मात्र 1.5 करोड़ रुपए की बनाई गई है, 17,500 करोड़ रुपए में मात्र 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वैदिक घड़ी में आया, लेकिन अपने आप में कितना अभूतपूर्व है जो भारत की संस्कृति को। ठीक है, आप हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, वो भी हमारा एक डिबेट का पार्ट है। एक बार सुरेश शर्मा जी को इन कर देते हैं। शर्मा साहब, आपने भी जाहिर बात है आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है, बारीकी से सुना होगा आपने, जो चिन्हित करने वाली बातें आपको लगी प्रधानमंत्री के भाषण, वो क्या थी?
खास बात यह है कि राजनीति में इस समय जो बड़े नेता हैं, जितने भी सभी पार्टियों के अलग अलग रूप से भी हम देखते हैं, तो जनता उनमें से किसकी बात को स्वीकार करती है? तो मुझे ये लगता है कि इस समय नरेंद्र मोदी की बात को जनता ज्यादा स्वीकार करती है अन्य राजनीतिक दल के नेताओं की तुलना में। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम ये देखते हैं कि वो किसी प्रकार का आह्वान करते हैं, तो उस आह्वान को एग्जीक्यूट करने के लिए देश भर की जनता की भूमिका रहती है। जब शंकराचार्य महाराज राम मंदिर वाले मामले में थोड़ा संतुष्ट नहीं थे और सरकार की आलोचना कर रहे थे, और उस समय मोदी जी के द्वारा भगवा ध्वज लगाने का आह्वान किया गया, तो पूरे देश में भगवा ध्वज लगे थे। तो ये चीजें ऐसा संदेश देती, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा गया था, तो मैंने वहां भी वो सब देखा। तो पूरे देश भर में एक संचार होता है, अन्य नेताओं का वो संचार प्रतिशत कम है। इसलिए ये बात एक अपने आप में राजनीतिक दृष्टि से विचार करने की है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोई भी सरकार यदि किसी नए काम का प्रोजेक्ट रखती है और उस प्रोजेक्ट के आउटपुट के बाद उसकी समीक्षा होती है, तब ये लगता है कि यहाँ कुछ करने वाले हैं। जैसे 3 पुराने मुद्दों की बात करें अपन, जैसे राम मंदिर का था, जैसे 370 का था, या सिविल कॉमन कोड का मामला था। तो इन सारे मामलों में जो एग्जीक्यूशन दिखाई दिया है वह दृढ़ता का प्रतीक है कि भाई कोई सरकार जो है वो अपने वादों के या अपने मैनिफेस्टो को एग्जीक्यूट करती है और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट करती है जिस पर अन्य दलों की सहमति नहीं है। इसके अलावा यदि हम सड़क के मामले में और देखेंगे देश भर में, तो क्या आउटपुट सामने है या नहीं है, ये आम जनता, नेताओं के कथन की बात नहीं है, पत्रकारों की कथन की बात नहीं है, जनता का उस पर रिएक्शन क्या है। क्या यदि 80 करोड़ के गरीबों को अनाज देने की बात है, तो क्या सचमुच में दिया जा रहा है या उसमें से लोग खा रहे हैं, बीच में से गबन हो रहा है, या लोग जो है उसमें से कमीशन खोरी कर रहे हैं? ये भी जनता के बीच का अपने आप मूल्यांकन का समय है। तो यदि किसी नेता के द्वारा कहे गए काम का, अब दूसरी तरफ मैं एक छोटी सी बात कहता हूं बिना आलोचना भाव से, कि यदि राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि हम एमएसपी का कानून लाएंगे, तो ये एक ऐसा वाक्य है जिस वाक्य की भरोसा करा जा सकता है। राहुल गांधी पे बिल्कुल करना चाहिए देश को, लेकिन आपका इतिहास क्या कह रहा है? जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी तब आपके ही हाथ में था सब कुछ। उस समय मनमोहन जी ने कह दिया था, वो तो विश्व के बड़े अर्थशास्त्री हैं, कि ये एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो अब क्या मनमोहन जी से बड़े अर्थशास्त्री राहुल गांधी जी हो गए, या राहुल गांधी जी ने कोई एक नया रास्ता निकाला होगा, उनका मंथन किया होगा उनके साथ? तो ये जो चीजें हैं कि आप सच कितना कह रहे हैं, एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं, सरकार थी तब क्या किया था, आने में यदि सरकार आएगी तब आप कितना कर पाओगे, इसका मूल्यांकन भारत का मतदाता करता है, और यही चुनाव परिणामों में अभी तक परिलक्षित हुआ है। ठीक बात है। एक बार पवन जी को इन करते हैं। पवन जी, जो एक मूल बात है, जितना मेरा सर्वोत्तम संज्ञान है उसके मुताबिक वो राहुल गांधी युवाओं से भी संवाद करेंगे, महिलाओं से भी संवाद करेंगे, ट्राइबल से भी संवाद करेंगे, किसान घाट पंचायत भी राजगढ़ में, राघोगढ़ में कहीं पर आपने आयोजित कर रखी है। उन तमाम लोगों को इन्होंने पहले ही एड्रेस कर दिया, पूरी चीजें बता भी दी। आपको बहुत ज्यादा आलोचना आपकी नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई पुरानी जो सरकार थी, शब्द से बता देता हूं, कांग्रेस की सरकारों ने मैन्युफैक्चरिंग की पारंपरिक ताकतों को बर्बाद कर दिया था, चाइना के हवाले जैसे सारे खिलौने आ गए थे। आपकी टिप्पणी इस पर? नहीं, देखिए, मोदी जी तो आलोचना करेंगे कि कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने 60 साल तक देश में क्या किया। भाजपा का तो ये फलसफा ही है कि अगर कांग्रेस ने त्याग और बलिदान नहीं किया होता तो देश आजाद नहीं हो रहा था। मोदी जी जो एक एक करके संस्था को बेच रहे हो, कांग्रेस के द्वारा ही बनाएगी, पूरी जग जाहिर हो चुका है। मैं कहता हूं कि अभी जो कई सारी 2-3 चीजें हैं, जैसे शुभम भाई बोल रहे थे, शिवम भाई की वो बेरोजगारी पे बड़ा बखान दे रहे थे कि इनकी बातों को सुनो तो लगा बेरोजगारी है ही नहीं है, जबकि हर सेक्टर में, हर चाहे डीपीआई के सामने देखिए तो धरने पर बैठे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह देते जाएंगे, लेकिन फिर भी बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। तो मोदी जी की गारंटी पहले भी तो दी गई थी ना, जनता ने वही मोदी जी को चुना था ना, कि महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं बातों को लेकर मोदी जी आए थे, इन्हीं बातों को बोला गया। तो ये गारंटी कहां है? ये गारंटी तो फेल हुई ना। आज युवा जान रहा होगा कि व्यापम जैसे घोटाले में एक गरीब अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता, सोचता बुढ़ापे होकर सहारा बनेगा, और फिर पैसे वालों पर, संघ वालों का उसमें सिलेक्शन हो जाता है, जो प्रतिभा, असली प्रतिभा का हकदार, उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो आज उस पीड़ा से वो व्यतीत हो रहा होगा ना, उसका परिवार आज उस पीड़ा से गुजर रहा होगा ना, उसको मोदी की गारंटी तो समझ में आ रही होगी ना।
तो मैं यही बोला, किसान जो दिल्ली के सड़कों पर बैठे हैं, जिनके साथ हमारा अन्नदाता, जिनको भगवान का रूप दिया जाता था, आज उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, तो उनको मोदी की गारंटी तो समझ में आ रही होगी ना। जो आदमी रोज पेट्रोल डलवाता होगा और पहले पेट्रोल का रेट का था, आपके पेट्रोल का क्या, तो उसको मोदी जी की गारंटी तो समझ में आ रही होगी ना। जो खाने का तेल लेता होगा उसको मोदी जी की गारंटी तो ठीक है, समझ में आ अब रही होगी ना। जवाब मोदी ले जी ने लेते गारंटी दी जवाब ले लेते शिवन जी, जवाब। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक व्यापम के जिन्न से बाहर नहीं आ पा रही है। कोर्ट में जब इनको उसको एविडेंशियल तरीके से प्रूफ करने के लिए कहा गया तो पेन ड्राइव में छेड़छाड़ करते हुए इनके नेता दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने दोषी माना, और तमाम चीजें, कोर्ट का हमेशा रास्ता खुला रहता है। अभी चंडीगढ़ में मेयर का प्रकरण सामने आया, हमने देखा कि अदालत में यह लोग गए, लेकिन इन तमाम चीजों में या कोर्ट में कोई भी चीज एविडेंशियल तरीके से प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी न्यायपालिका के सामने यह इस प्रकार से कोई चीज सिद्ध नहीं कर पाए, और सिर्फ मीडिया के डिस्कोर्स में यह लोग उसी चीज में उलझे रहे। देश की जनता, प्रदेश की जनता जिन मुद्दों के साथ सरोकार रखती है, जिन मुद्दों पर प्रदेश और देश की जनता का विश्वास है, राहुल गांधी न तो उसको उठा रहे, न उसको लेकर के राजनीति आगे बढ़ा रहे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह बोल रहे हैं कांग्रेस ने संस्थाओं को बनाया। कुल एक एम्स मनमोहन नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, फिर एक एम्स जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा बनाया गया। 6 एम्स एनडीए के शासनकाल में वाजपेयी जी ने बनाए, और आज लगभग 15 से ज्यादा एम्स पूरे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बना रही है। तो आप किस प्रकार से संस्थाओं को बनाने का दावा करते हैं? और इसके साथ ही साथ जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, उनका जो रेवेन्यू था आपके शासनकाल में, वह सभी घाटे में थे। अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में जब वित्त मंत्री जी ने रिपोर्ट पेश की, तो आज हमारे सभी पीएसयू फायदे में है, और लगभग उसमें 10 से 12% की वृद्धि देखी गई है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनकी संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। आप तो उन कंपनियों को सरकारी मॉडल पर ही चला रहे थे। जिस प्रकार से रेड टेपिज्म आपकी सरकार में था, वही चीज एक बार सुरेश जी के पास होते हुए आता हूं, फिर मैं आता हूं सुरेश जी को इन करता हूं। सुरेश जी, यही सवाल आपके पास उसी वाले भाव में, चूंकि इनसे पॉलिटिकल गेस्ट हैं, इनकी अपनी मजबूरी है, आपकी नहीं है। ये इन्हीं लोगों से जिनको आज उन्होंने चिन्हित करके बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों पर भी बात करी, उन्होंने ट्राइबल पर भी बात करी, उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर पर भी बात करी, युवाओं पर भी बात करी, और उसके अलावा महिलाओं पर भी एक हिस्सा केंद्रित रखा। इन्हीं सबसे राहुल गांधी भी मिलेंगे। आपकी टिप्पणी इन दोनों के संवाद में, किसका संवाद ज्यादा इंप्रेसिव आपको लगता है कि लगेगा इस पूरे वर्ग को? नहीं, राहुल गांधी जी विद्वान हैं, वो अपनी तरीके से बात करेंगे। प्रधानमंत्री विद्वान हैं, उन्होंने अपने तरीके से बात कर ली। तो ये तो मतदाता को तय करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्तमान में, क्योंकि जिस तरीके से मोदी की गारंटी का नारा चला है, ऐसा नारा किसी अन्य विपक्षी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है जो देश में बदलाव या सत्ता के बदलाव की संभावनाओं को देख सके। मैं इसके साथ 2 बातें छोटी छोटी और कहना चाहता हूं। जी करिए। देखिए, इस समय किसान आंदोलन का जो विषय आ रहा है, वो किसान आंदोलन वास्तव में किसान आंदोलन नहीं है। क्योंकि जहां किसानों के बीच में से व्यक्ति खड़ा होकर के ये कहे कि लाहौर हमारे से इतने किलोमीटर दूर है और दिल्ली हमारे से इतना किलोमीटर दूर है, हम लाहौर के बॉर्डर खोल देंगे, इस मानसिकता को समझना पड़ेगा। जहां तक किसान के अन्नदाता का प्रश्न है, तो प्रवीण जी, बहुत साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, जब भी किसान ने कृषि से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स पर बात की है, खाद पर, बीज पर, बिजली की छूट पर, उत्पादन का मूल्य भाव, उत्पादन को मंडियों तक पहुंचाने की सुविधाओं के बारे में, तो वो अन्नदाता की भूमिका है। जिस दिन अपने उत्पाद को बेचने के लिए, मोल भाव करने के लिए कोई आदमी खड़ा हो जाएगा, वो अन्नदाता नहीं होगा, वो व्यापारी हो जाएगा। और जिस पंजाब में ना तो मंडियों में जो है समर्थन मूल्य पर व्यापार होता है, ना और कोई चीजें होती हैं, उन्हीं की क्या दिक्कत है? तो ये जो टारगेटेड पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स को कृषि का जो एक वो पहनाया जाता है, जिस कनाडा के अंदर पंजाब के ज्यादातर नौकरी करते हैं लोग, और उस कनाडा का प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ आग उगलता है, वहां खालिस्तान के सारे लोग बैठे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को केवल किसानों तक जोड़ के नहीं देखना चाहिए। किसानों के बारे में यदि बात करना है, तो देश के अन्य किसानों की प्रतिक्रिया को भी साथ लेना पड़ेगा। ये आपको सोशल मीडिया पर हजारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए ये केवल राजनीतिक लाभ उठाने का विषय नहीं है, ये देश की एकता और अखंडता का विषय है। और इसको कोई, और एक बात मैं और जो अंतिम इस बात को कहना चाहता हूं, देखिए, जॉर्ज सोरेस जैसा आदमी पूरे देश भर में, पूरे विश्व के अनेकों देशों में अस्थिरता पैदा करने का काम करता है। उभरते हुए जो है उद्योगपतियों को, बड़े बड़े संस्थानों को बर्बाद करने के लिए वो करोड़ों रुपए की राशि देता है।
क्या ऐसा कौन सा कारण है कि भारत के राजनीतिक दलों के लोग अडानी और अंबानी के स्थापित व्यापार को खत्म करने के लिए डार्क सोर्स की भूमिका अदा कर रहे हैं? उनके बारे में विचार करना चाहिए। जवाब ले लेते, अब जवाब ले लेते हैं। सर पवन जी बहुत देर से कुछ बोलना भी चाह रहे थे, वो शिवम बात पे भी जवाब देना चाह रहे थे, और अगर उनको लगे कि शर्मा जी की बात का भी जवाब देना जरूरी है तो बोलिए पवन जी आप। जब वरिष्ठ पत्रकार सुरेश जी बोल रहे हैं तो उसके सामने बोलने का कुछ नहीं, मेरे को तो कोई नॉलेज शून्य है उनके सामने। तो मेरे ख्याल से अगर एक खालिस्तीनी है, फिलिस्तीनी है, किसान नहीं है, तो जलियांवाला बाग कांड कर देना चाहिए। पिछली बार आपने 750 किसानों को शहीद, इस बार सबके ऊपर गोली चलवा दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए। वो किसान है, हमारे देश के तो है ना, लेकिन गोली चलवा दिया जाए उनके ऊपर। और जो ये शुभम जी बोल रहे हैं, इनके शुभम जी के आंकड़ों में देखिए क्या हुआ। सभी संस्थाएं फायदे में हैं, हम फायदे में हैं, सब फायदे में है, जितनी कंपनियां फायदे में, बिजली में हम सरप्लस है, किसानों में सरप्लस, फलाना ढिकाना। तो मैं ये कहता हूं कि इस सरप्लस का फायदा आम जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों महंगाई कम नहीं हो पा रही है? क्यों बेरोजगारी? आप रोजगार वितरण समारोह करते जा रहे हो, फिर भी बेरोजगारी कम नहीं है। आप व्यापम जैसे घोटाला करते हो, उसका नाम बदल देते हो, बोलते हो एविडेंस पेश नहीं कर पाए। अब व्यापम जैसा घोटाला जो बच्चा जानता घोटाला, वो इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। जहां हमारे बहुमत रहती वहां इनकी सरकारें बन जाती, वहां विधायकों तक खड़े पर किस टाइप का तमाशा मचा हुआ पूरे देश में, पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन उसके बाद भी शुभम भाई लोग बोल रहे, कितने अच्छे ढंग से बोल रहे हैं। तो यही तो है, हम बिजली में सरप्लस विज्ञापन पढ़ेंगे तो वाह यार, बड़ा गर्व होगा कि मेरा देश बिजली में सरप्लस है। लेकिन जब बिजली का बिल आएगा कि 500 यूनिट का बिजली 10,000, साथ में एक नोटिस आएगा, साथ में केस लड़ना पड़ेगा, तो उसको पूरा टाइटा फिक्स हो जाएगा कि मोदी जी की गारंटी क्या हुई। युवा में जब पेपर पड़ेगा, हम हर साल इतने 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो युवा फूल के कुप्पा हो जाएगा और मोदी जी को वोट कर देगा। लेकिन जब वो जाके एग्जाम देगा तो व्यापम जैसा घोटाला होगा, उसका प्रतिभा का सम्मान नहीं होगा। जवाब ले लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। लगभग रिपीटिशन हुआ कुछ एक तथ्यों को लेकर, जवाब लेते हैं शिवम जी आपके बाद। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस प्रकार के बिना सिर पैर के आरोपों की राजनीति का भारत में कोई आज स्कोप नहीं बचा है। देश की जनता, प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी जो रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रखती है उस पर विश्वास करती है। हम अभी विधानसभा के चुनावों में गए तो 18 वर्षों तक हमने शासनकाल में कौन सी उपलब्धियां हासिल की, कांग्रेस के शासनकाल से मध्य प्रदेश को कहां पर ला करके खड़ा हमने किया, वह तमाम चीजें हमने जनता के सामने रखी। जनता ने अभूतपूर्व तरीके से हम पर विश्वास किया और अपना जनादेश दिया। अब हम लोकसभा में उतर रहे हैं तो हमारा जो भी रिपोर्ट कार्ड है वह भी जनता के सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस चुनाव को विकास पर ही केंद्रित करके लड़ना चाह रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार का जन समर्थन पूरे देश में देखने को मिल रहा है, तो उससे एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के इस प्रकार के तथ्य विहीन आरोपों पर न देश की न प्रदेश की जनता किसी भी सूरत पर विश्वास करने नहीं जा रही है। कांग्रेस की पूरी राजनीति का डिस्कोर्स ही आज भारत विरोधी मानसिकता के साथ है, राष्ट्र और राम विरोधी चरित्रों के साथ है और स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार के लोगों को चुनावों में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। राहुल गांधी जी को आप देखिए, जहां भी जा रहे हैं तो समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, वर्ग संघर्ष उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तो यह तमाम चीजें देश की जनता देख रही है और उनको जवाब देगी। एक बार सुरेश जी को इन करते हैं, वो जो हमारा एक और सेगमेंट है आज की इस विवाद, आज की इस डिबेट का, माफ कीजिए, वो शर्मा साहब ये जो एक बात उन्होंने कही उसको उद्धृत कर देता हूं यथावत। जो उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार विरासत और विकास को एक साथ लेके चलती। विरासत यानी जो उज्जैन में विक्रम महोत्सव होने वाला है, वो जो वैदिक घड़ी वहां पर लगाई गई वो, और ये क्लेम भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कि ये ग्रीनविच मीन टाइम से भी ज्यादा प्रामाणिक तरीके से ये चलाएगी। क्योंकि एक तथ्य से मैं उनके सहमत हो सकता हूं, मुझे लगता है आप होंगे कि भाई 1884 में अगर ये ग्रीनविच मीन टाइम शुरू हुआ तो क्या उससे पहले हमारे यहाँ काल गणना नहीं होती थी? अपने अपने तरीके थे उस समय पहले की काल गणना। हमारे यहाँ तो तुलसीदास जी ने सूर्य की दूरी बता दी, तो काल गणना तो हमारे यहाँ बहुत पहले से हो रही है, इसलिए ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए कदम दर कदम जो है प्रयास हो रहे हैं। ये राजनीतिक भी हो सकते हैं लेकिन सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। मैंने आपके चैनल पर ही एक बार कहा था कि किसी भी शासनाध्यक्ष के 3 उद्देश्य हुआ करते थे। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में वो तीनों उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, कूटनीति, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। आप एक चीज देखिए, मुझे वो 1953 का एक किस्सा याद है, जब फ्रेंच का एक प्रतिनिधि मंडल पूरे भारत का भ्रमण करके नेहरू जी से मिला था, जो उस समय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने ये कहा कि भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का आप काम करिए। नेहरू जी का जवाब था उस फ्रेंच प्रतिनिधि मंडल को, जो अनेकों जगह उद्धृत है, अनेकों जगह लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं जिस विचार को समाप्त करना चाहता हूं आप उसके की बात कर रहे हैं।
और उसके बाद 1 सेकंड का ये मतलब 1 मिनट का वाक्य बोलने के बाद वो अंदर चले गए और प्रतिनिधिमंडल को छोड़ दिया। तो ये जो सोच है, उस सोच में जो बदलाव का आज जो चल रहा है उसको देश ने स्वीकार किया है। इसलिए यहां विदाउट राजनीति में एक बात कह रहा हूं कि आज ये तय करना पड़ेगा इस देश को कि क्या ये जो पिछले 10 वर्ष की पॉलिटिकल सिनेरियो तैयार किया गया है, इस सिनेरियो को काट करके विपक्ष किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ सकता है। जब मस्जिदों से फतवे के आधार पर सरकारों का निर्माण हुआ करता था, अब यदि बहुसंख्यक वोटों के आधार पर सरकार का निर्माण हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियों को दोनों पक्षों को साथ लेकर के दोनों में समायोजन करके आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प सर नहीं। फिसल गया वक्त। से छोटा कमेंट एक पवन जी का ले लेंगे और छोटा एक शिवम जी के पास भी जाएंगे जरूर। पवन जी, ये बात जो शर्मा जी कह रहे हैं, एक तो उस पर, और दूसरा उन्होंने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में, कि दुनिया के सामने देश की साख जो है वो बड़ी है। नहीं, दुनिया के सामने देश की साख बड़ी है, दुनिया के सामने देश के साथ घटी नहीं है। जिस टाइप के हालात यहाँ पे हुए हैं, जिस टाइप की बातें की जाती है, उनसे घट व्यापम जैसा घोटाला और दूसरा महाकाल में आस्था का केंद्र किया, नर्मदा किनारे प्लांट किए, तो हम दोनों बातों को तो देखें ना। हमने मोदी जी ने जो वादे की, उन वादों को नहीं तो वादे तो हमें बताना पड़ेगा ना। जो गारंटी दी थी वो गारंटी फेल हुई, बताना पड़ेगा। अभी ये शिवर मुझे राम विरोधी बोल रहे हैं, अभी बोले कि राम विरोधी इनकी क्या हैसियत है? इस तरह से इवेंट को प्रचार देते हैं कि 22 तारीख को राम का प्रवेश भारत में हुआ, तो उसके पहले राम थे ही नहीं। एक क्लोजिंग रिमार्क शिवम जी का भी ले। शिवम जी, क्लोजिंग जल्दी से, बहुत संक्षेप। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा को लेकर के स्पष्ट है कि विकास और विरासत की है जो राजनीति देश में आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, इन चुनावों में भी हम उसी को आधार बना करके उतरेंगे और जन समर्थन हासिल करके जब तीसरी बार सत्ता में आएंगे, इन चीजों को और ज्यादा रोकना पड़ेगा क्योंकि विपक्ष इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि एक एजेंडा जो है आज वो झलक गया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में किन एजेंडों पर काम करेगी, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से बहुत क्लियर जो है वो झलका। अब ये कितना अपील करेगा, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के नतीजों तक। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।